अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट वाली क्लास में हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर वैसे एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट बनानी थी यूजिंग यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसमें रिएक्ट राउटर एंड टेलनेट सीएसएस। तो मंडे को कोशिश करेंगे कि प्रॉपर वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएंगे आपके टॉपिक्स के, और जिन स्टूडेंट ने कल क्लास नहीं ली थी यूज इफेक्ट की वो भी रिवीजन हो जाएगा। तो मैं आपके साथ डिज़ाइन भी शेयर करूंगा। तो वीकेंड के ऊपर आप घर से डिज़ाइन बना के लाएंगे, ये है कि ताकि हमारे को आसानी हो जाएगी। कुछ डिज़ाइन हम घर से बना के ले आएंगे, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन बना लेंगे, स्पोर्ट एप्लीकेशन बना लेंगे क्रिकेट की या फुटबॉल की वॉटेवर, जिसके अंदर हमारे पास लाइव डेटा आ रहा होगा, मैच की डिटेल्स आ रही होंगी, टीम प्लेयर्स आ रहे होंगे। तीन चार जो है वो पेजेस की एक वेबसाइट बना लेंगे प्रॉपर। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है सुपरबेस। व्हाट इज बेसिकली अ सुपरबेस। अच्छा, इससे पहले हमने फायरबेस पढ़ा था जब हम वनीला जावास्क्रिप्ट के ऊपर थे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई फायरबेस क्या है। बेसिकली फायरबेस हमारे पास क्या है, बी ए एस मतलब बैकएंड एज अ सर्विस। अब बैकएंड एज अ सर्विस ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं कि भाई अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हो और आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो बैकएंड के साथ, सर्वर के साथ, बट आपको नो नहीं है, आपकी ग्रिप फ्रंट एंड पे अच्छी है, तो क्या आप बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो यूजिंग अ फ्रंट एंड, मतलब आपको नो हाउ नहीं है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हो गए, सुपरबेस हो गया, फायरबेस हो गया। इसके अलावा और मार्केट में प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बैकएंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हम आपका बैकएंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम बिहाइंड द सीन बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ये पैकेज, स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करना है। ऑथेंटिकेशन का जो है पूरा फ्लो, ऑथेंटिकेशन का पूरा मॉड्यूल आपको बिल्ट इन मिल जाता है। उसके अलावा डेटाबेस का मॉड्यूल पूरा बिल्ट इन मिल जाता है, स्टोरेज का मॉड्यूल आपको बिल्ट इन मिल जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म्स हमें क्या दे रहे हैं, बैकएंड जैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको बैकएंड की नो हाउ नहीं है फिर भी आप इस तरीके की फुल स्टैक एप्लीकेशन बना सकते हो। लाइक आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट आई है कि भाई मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, जिसके अंदर ई कॉमर्स लाइक एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन आपको सिर्फ फ्रंट एंड की नो हाउ है। बट डेटा कहाँ पर आप सेव कराओगे, प्रोडक्ट का डेटा कहाँ सेव कराओगे, यूजर का कार्ड कहाँ सेव कराओ, मतलब यूजर ने जो कार्ड में इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की है तो कार्ड का फीचर हो गया। उसके अलावा कोई ऑर्डर करा है तो वो ऑर्डर बैकएंड में जाके सेव हो, वो स्पेसिफिक सेलर को दिख रहा हो। तो ये सारा काम आप ऐसे ही कर सकते हो जब आपको फुल स्टैक नो हो। आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स की नो होनी चाहिए, बैकएंड की भी फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड फॉर क्रिएटिंग अ यूआई एंड बैकएंड फॉर क्रिएटिंग अ सर्वर साइड इम्प्लीमेंटेशन, के भाई हमारे पास रजिस्टर का फ्लो हो, लॉगिन का फ्लो हो, पाउथ का फ्लो हो, उसके अलावा उसका डेटा कहाँ सेव हो। तो वही काम हम फायरबेस में कर रहे होते थे जब हम वनीला जावास्क्रिप्ट में थे। हमने ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल किया था, आगे हमने नहीं पढ़ा था, लाइक रियल टाइम डेटाबेस और फायर स्टोर। तो सुपरबेस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम ऑथेंटिकेशन के साथ साथ डेटाबेस वाला मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करें। अब सुपरबेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुपरबेस जो है वो आज से 1.5 या 2 साल पहले रिलीज हुआ था और इट्स बिकम अ टू पावर जो है पॉपुलर नाउ। इसकी वजह क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये हमारे पास ओपन सोर्स है। फायरबेस जो है वो गूगल ने जो है वो गूगल जो है इसको बैक करता है। डेवलप तो इसको किसी और ने किया था, लेकिन फायरबेस ने 2013 या 2014 में आई थिंक एक्वायर कर लिया था। सॉरी, गूगल ने एक्वायर कर लिया था फायरबेस। बट जो सुपर बेस है हमारा, ये हमारा फुली ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट तो हमें पता है क्या होते हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसका कोड गिटहब के ऊपर हमारे जो है वो पब्लिक पड़ा हुआ है, हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम ये स्पेसिफिक जो है वो पूरा जो है वो सॉफ्टवेयर पूरा मॉड्यूल अपने सर्वर के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सुपरबेस सबसे बड़ी बात की हमारे पास ओपन सोर्स है। उसके अलावा इसके अंदर वे मोर फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू फायरबेस। फायरबेस से बहुत ज़्यादा इन्होंने इसके अंदर फीचर्स जो है वो ऐड करा है। उसके अलावा हम इसके अंदर मल्टीपल प्रोवाइडर से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। फायरबेस में तो लिमिटेड थे, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। इसके अंदर हमारे पास 100+ जो है वो प्रोवाइडर्स हैं जिससे हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी सिस्टम को वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरी बात कि ये बिहाइंड द सीन पोस्टग्रे यूज करता है। पोस्टग्रे बेसिकली क्या है, आगे जब हम बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे तो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फास्ट है। अगर हम कंपेयर करें जितने भी हमारे एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उसमें मोस्टली पॉपुलर हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं उनमें से एक है पोस्टग्रे। तो बिहाइंड द सीन ये पोस्टग्रे यूज करता है, इसलिए ये जो है वो मोर जो है फास्ट है एज कम्पेयर टू फायरबेस। और मार्केट के अंदर अब जितनी भी नई एप्लीकेशंस बन रही हैं वो सुपरबेस अडॉप्ट कर रही हैं। अगर कोई बैकएंड एज अ सर्विस पहले, आज के एरा में अगर हम 2 साल पहले देखें तो फायरबेस ही यूज हो रहा होता था मोस्टली, लेकिन आजकल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो सुपरबेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमने भी कोर्स में अपडेट किया था
जिसकी वजह से सुपर बेस की भी नोआ होनी चाहिए। अगर फायर बेस और सुपर बेस दोनों आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये है कि अगर कोई क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट्स की अभी भी रिक्वायरमेंट होती है जिनको नहीं पता है कि भाई सुपर बेस भी है, इस टाइप की कोई चीज़ भी है, तो फायर बेस तो वैसे भी पॉपुलर है अभी तक। तो अच्छी बात है अगर आपको फायर बेस की नोआ है, लेकिन हमें सुपर बेस की भी नोआ होनी चाहिए। बहुत सिमिलर है फायर बेस से, जिसको फायर बेस क्लियर था सुपर बेस भी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू, वही सेम मेथड है मोस्टली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है ताकि हमें एपीआई की मिल जाए। तो मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैंने आई थिंक अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया था। आप लोग जो है वो रजिस्टर कर लें अपना अकाउंट यूजिंग अ गूगल, या फिर चेक कर लेते हैं। मैं करता हूँ कंटिन्यू विद, इसमें दो ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गिटअप या एसएसओ या रजिस्टर। मैं गिटअप से ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू, आप रजिस्टर करना चाहें तो रजिस्टर कर लें या गिटअप से ऑथेंटिकेशन कर लें। ठीक है, इसने मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है बाय डिफॉल्ट, अयान खान डॉट टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। हम फॉर एग्जांपल अभी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं सुपर बेस, तो हम बोलते हैं फर्स्ट सुपर बेस प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कि उसके अंदर हमारे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, आपको पता है सबको। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देंगे कोई भी। हम्म, करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं जो है वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। रीजन बाय डिफॉल्ट एशिया पैसिफिक इसमें सेलेक्ट किया है पूरा सर्वर। तो ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रहने देते हैं। तो विद इन अ सेकेंड्स हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने मुझे एक यूआरएल दिया है। अब ये यूआरएल जो है वो आपको आगे जाके हम यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट यूआरएल और पब्लिश की, इन दोनों चीज़ों को हम आगे जाके यूज़ कर लूँगे। यहाँ तक हो गया सबका? सुपर बेस का अकाउंट बन गया सबका? बनाओ। ऑर्गेनाइजेशन तक हो गया। अकाउंट वैसे सबने बना लिया, बाकी गिटअप से जो है वो लॉगिन कर लो अगर नहीं क्रिएट कर रहे नया तो आपके पास इस तरीके से जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आ रही होगी। मतलब आपका जो ईमेल है जो गिटअप के ऊपर है वही ईमेल के आगे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ भी अपने न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, एक और क्रिएट कर लेते हैं, न्यू सुपरबेस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कोई सा भी आप अपना पासवर्ड दे सकते हो, लेकिन रिमेंबर कि हमें स्ट्रॉन्ग देना है। उसको भी मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद रीजन के ऊपर सबके पास बाय डिफॉल्ट एशिया पैसिफिक सिलेक्ट आया रहा होगा, उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ तक हो गया आप सबका? पक्की बात है? ठीक है, अब जल्दी से क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ जाके लिखता हूँ मैं वीर कमांड, हमने कॉपी की। एक नया फोल्डर बना लेते हैं बाहर। रिएक्ट की हमारी क्लास है 13।
अब ये कमांड हम पेस्ट कर देते हैं। अकाउंट बनाने के बाद रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लो एक। बस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। हाँ, न्यू प्रोजेक्ट करो। अभी मैं 2 दफा तो बताया है मैंने। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाने के बाद सिंपल इस कार्ड के ऊपर आप क्लिक करो। सॉरी, यहाँ से हम बाहर जाते हैं बिल्कुल। इस तरीके से आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको एक डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की होगी इसमें ना। अ, मेरी क्रिएट हुई है ayan.khan2@gmail.com ऑर्गेनाइजेशन। उस कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उस कार्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू प्रोजेक्ट का इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर साइड में एक बटन आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट का। सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे। अब मेरे पास 2 प्रोजेक्ट की ही लिमिट है फ्री प्लान में, तो एक डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अंदर आप अपना कोई भी डिफॉल्ट नेम दे दो और डेटाबेस का पासवर्ड दे दो, वो सेव कर लेना अपने पास ना। क्या कह रहे हैं? तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया ना आपने? बस एक हो गया, काफी है। कोई प्रोजेक्ट जो है हम यूज करेंगे इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दोगे, यहाँ पर पासवर्ड दोगे और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। सिंपल प्रोजेक्ट सबका क्रिएट हो गया। आगे चलें। ठीक है, तो एक मैंने नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना लिया। फ्रेमवर्क हमारा रिएक्ट है, वीकेंड हमारा जावा स्क्रिप्ट है, डिफॉल्ट सेटिंग हम एंटर करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जितने हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, नोशन के नोट्स की तरफ चलते हैं। टेलवेंट भी कर लेते हैं साथ इंस्टॉल, ताकि हमारा एक लॉगिन पेज भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाकर लिखता हूँ टेलवेंट। क्या कह रहे हैं? रिएक्ट की 13 क्लास है। टेलवेंट CSS बीट। ठीक है, सिंपल मैं लिखूंगा गूगल के ऊपर टेलवेंट CSS बीट, तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉलिंग टेलवेंट CSS विद बीट की गाइडेंस आ जाएगी। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो एक वेबसाइट ओपन कर देगा। 2-3 स्टेप्स होंगे फॉर इंस्टॉलेशन, तो हाथ के हाथ वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर इंस्टॉलिंग अ टेलवेंट हमें एक कमांड रन करनी है जिसका नाम है npm install tailwind css /tailwind css speed। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये कमांड कॉपी की। कॉपी करने के बाद जितने ही हमारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद वो कमांड भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। Ctrl+C। ठीक है, रिएक्ट 13 में से एक बीट प्रोजेक्ट करके कंट्रोल के साथ सी। अच्छा, बिल्कुल क्लियर करने के लिए CLS यहाँ मैं लिखता हूँ CMD। ठीक है, उसके बाद कोड स्पेस फुल स्टॉप। ये स्पेसिफिक फोल्डर मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। आई थिंक इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गई होगी। कर रहा है डिपेंडेंसी इंस्टॉल अभी भी। साइलेंट पे लगाओ मोबाइल। ठीक है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है।
सर्वर में यहाँ से बंद करता हूँ और VS कोड के अंदर ओपन करते हैं इसको। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आफ्टर क्रिएटिंग अ रिएक्ट प्रोजेक्ट मैं टेलवेंट भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉपी की मैंने ये कमांड, सॉरी, ये npm इंस्टॉल टेलवेंट css स्पेस टेलवेंट css, ये कमांड कॉपी की और यहाँ पर हम टर्मिनल पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बता रहा है, जैसे इंस्टॉलेशन हो रही है उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, वीट प्लगइन वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल में जाना है और यहाँ पर जाके आपको ये स्पेसिफिक लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, विच इज अ इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस फ्रॉम टेलवेंट सीएसएस स्लैश वीट। ये प्लगइन हमें यहाँ पर जाके रजिस्टर कर देना है। तो सिंपली मैं गया वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल के अंदर, यहाँ पर जाके मैंने इस फाइल को, इस लाइन को पेस्ट किया, इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस फ्रॉम टेलवेंट सीएसएस वीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, इस प्लगइन को यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, सिंपली कॉपी करने के बाद रिएक्ट के बाद, अब रिएक्ट वाला प्लगइन इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास खोल हुआ है। उसके बाद मैंने कॉमा सेपरेटेड, और कॉमा सेपरेटेड करने के बाद टेलवेंट सीएसएस वाला प्लगइन भी यहाँ पर कॉल कर लिया। ये चेंजेस आपको करनी है सिंपल feed डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल में। उसके बाद थर्ड स्टेप उसने क्या किया, उसने बोला कि आप एक मेन इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल बना लो जिसको आप ग्लोबली यूज कर रहे हो और वहां पर जाके ये स्पेसिफिक लाइन ऐड कर दो, विच इज एट द रेट इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस। तो अगर मैं यहाँ पर कोड स्ट्रक्चर में देखूँ तो सबसे पहले हम जाते हैं मेन डॉट जेएसएस के अंदर। तो मेन डॉट जेएसएस के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल जो है वो इम्पोर्ट हो रही है, विच मीन कि ये हमारी ग्लोबल फाइल ही कंसिडर होगी, इसे इंडेक्स डॉट सीएसएस ही, सॉरी, मेन डॉट जेएसएस ही हमारा ओपन होता है पूरे रिएक्ट, मतलब पूरे हाँ, हमारे पास जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो मेन फाइल है हमारी वो मेन डॉट जेएसएस है और ऐप डॉट जेएसएस है। उसी से होते हुए जितनी भी हमारे कंपोनेंट्स है वो सारे जा रहे होते हैं। तो इन दोनों में से मैं जिस, अगर एक में भी सीएसएस की फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ वो ग्लोबली यूज हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रिक्ट मोड हटाते हैं यहाँ से। ये मैंने स्ट्रिक्ट मोड हटाया, सीएसएस की फाइल मैंने ऐसी इंपोर्ट रहने दी। इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाके मैं सीएसएस की जितना भी कोड है वो सब रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन को पेस्ट कर देना है वीट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखो तो उसने बोला है कि आपको दो लाइन ऐड करनी है, एक इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस फ्रॉम टेलवेंट सीएसएस वीट और टेलवेंट सीएसएस जो हाईलाइटेड हुई नहीं। तो सेम मैंने यहाँ पर जाके ये लाइन यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, उसके बाद टेलवेंट सीएसएस वाली प्लगइन ऐड कर दी। रिएक्ट ऑलरेडी ऐड हुई हुई थी तो कॉमा सेपरेट करके मैंने टेलवेंट सीएसएस वाली प्लगइन भी यहाँ पर कॉल कर दी। ठीक है जी, उसके बाद हम जाते हैं जेएसएक्स के अंदर और जितना भी हमारा कोड है पुराना वो सारा रिमूव करते हैं और यहाँ पर जाके लिखता हूँ RFC, ताकि मेरे पास एक बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाए रिएक्ट की, RFCE। अब यहाँ पर जाके मैंने एक रिएक्ट की बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दी, दैट्स इट। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, उसने बोला ठीक है कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, अब आप सर्वर चलाओगे तो टेलवेंट सीएसएस आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इधर से टेलवेंट सीएसएस को भी इंस्टॉल कर दिया। आप क्या करते हैं, सर्वर स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि सारी कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से चल रही है या नहीं। रिएक्ट के बाद ही लिखना है, रिएक्ट के बाद कॉमा सेपरेटेड, उसके बाद आपको टेलवेंट सीएसएस वाला फंक्शन कॉल कर देना है। मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, भाई मैं तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। अब अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर इससे स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर एक साल में भी कंप्लीट नहीं होगा रिएक्ट। यहाँ तक हो गया सबका, सबका हो गया, आपका हो गया? पक्की बात है, लैपटॉप कहाँ है, कैसे हो गया? लैपटॉप तो ले लो भाई, घर पे कैसे करोगे? यहाँ पर अगर समझ भी नहीं आएगा, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, घर पे कैसे करोगे? वो दूसरा नहीं आया, उसका लिया था लैपटॉप, तो उससे लैपटॉप ले लेते, उसको सोने देते। यहाँ तक हो गया सबका? हाँ, यहाँ तक क्या कंफ्यूजन हो रही है?
क्या कर रहे हैं? रिएक्ट हो गया और सुपर बेस का अकाउंट भी बना लिया। इसमें क्या मसला हो रहा है? पहले इंस्टॉल कर लिया। सबसे पहले टेलवेंट इंस्टॉल करो पहले यहाँ से। npm इंस्टॉल टेलवेंट css फीड। ये मैं गूगल का जो है वो उसका वेबसाइट का लिंक भी रख रहा हूँ। जिसके पास शो हो रहा हो वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। देखो सिंपल से 3 स्टेप हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पर ही आपको तीनों स्टेप दिए हैं। सबसे पहले उसने बोला अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करो। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ये वाली कमांड को आपको कॉपी करना है सिंपल। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वहां पर टर्मिनल के अंदर जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। जे उसके बाद इंटर करोगे इंस्टॉल हो रही होगी। जैसे ही इंस्टॉल होती रहे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो है पैरेलली इंस्टॉल हो रही है बिहाइंड द सीन। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, कॉन्फ़िगर करनी है वीट प्लगइन। उसके लिए वो क्या कह रहा है, वीट कॉन्फ़िग डॉट जेएस के अंदर जाओ और जो दो हाईलाइटेड इसमें लाइंस हाईलाइट होंगी, जो लाइन जिसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट ब्लू कलर का आ रहा है, आपको ये दो लाइंस को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल वीट कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको import tailwind css ये वाली लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड उसने बोला tailwind css वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल करना है। तो रिएक्ट ऑलरेडी यहाँ पर जो है कॉल हुआ होता है ये वाला प्लगइन। अब उसके बाद मुझे tailwind css वाला प्लगइन कॉल करना है, तो मैंने कॉमा सेपरेटेड के बाद वो tailwind css वाला प्लगइन को कॉल कर लिया। ये दोनों चीजें इसने हाईलाइट की हुई है, हमें ये चेंजेस करनी थी बस। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है कि एक आप मेन इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल बना लो। डिफॉल्ट आपके पास बनी हुई होगी। तो मैंने क्या किया, वो वाली फाइल का पूरी सीएसएस को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जस्ट ये लाइन ऐड कर दी, इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस। इसने बोला इम्पोर्ट कर लो टेलवेंट सीएसएस फॉर योर सीएसएस फाइल। अब वो ग्लोबली सीएसएस फाइल में इंपोर्ट कर लो जो ग्लोबली यूज हो रही है। अब ये इंडेक्स डॉट सीएसएस जो है मेरी मेन डॉट जेएसएस के अंदर यूज हो रही है। इट्स मीन कि ये मेरी ग्लोबली एक्सेस हो रही है, क्योंकि मेन डॉट जेएसएस से ही होते हुए जाएंगे जितने भी कंपोनेंट जाएंगे, सबसे पहले यही ओपन होता है। तो मैंने ग्लोबली इसको इंजेक्ट भी कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर टेलवेंट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मैं अपने इंटायर प्रोजेक्ट के अंदर टेलवेंट सीएसएस जो है वो यूज कर सकता हूँ। ये भी हो गया। सिंपल इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाके पुरानी सीएसएस रिमूव करनी है और ये आपको सिर्फ ये लाइन ऐड कर देनी है। और मेन डॉट जेएसएस के अंदर तो ऑलरेडी इंपोर्ट हो ही रही है। और एफ डॉट जेएसएस के अंदर जाके मैंने पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया था और यहाँ पर जाके आर एफ सी से एक नया फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया था। जस्ट मैंने यही किया अभी तक। सही है। एफ डॉट सी एस एस, हाँ भले उसको डिलीट कर दो, यूज तो नहीं हो रही है वो कहीं, ये आगे जाके यूज कर लेंगे, देख लेंगे। डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो। ठीक है, दोनों चीजें मेरे पास इंस्टॉल हो गई हैं। आप सर्वर स्टार्ट करते हैं npm run dev। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ गया है। अब फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन की भाई मेरे पास टेलवेंट सही तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही, मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो इस स्पेसिफिक डिफ का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कर दो आप ग्रीन। अब इसके वेरिएंट्स भी काफ़ी हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन भी बताई थी, टेलवेंट सी एस एस इंटेलिजेंस करके एक एक्सटेंशन है, जिससे आपको जो है वो शॉर्टकट मिल मतलब सजेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी टेलवेंट के रिलेटेड। अब इंटरनेट स्लो चल रहा है, डेट्स वाई लोडिंग हो रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल 400 करते हैं, सेव करके चेक करते हैं। तो मेरे पास बीजी बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई हो गया है लाइट 400। वेरिएंट्स मैंने आपको बताए थे 50 से लेकर हमारे पास 900 तक वेरिएंट्स हैं डिफरेंट। जितने नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, जो उसकी जो है वो और डार्कर होता रहता है ना, वो और डार्क होता रहता है। जितनी हमारे नंबर्स कम होते रहते हैं वो उतना ही जो है वो लाइट होता रहता है। सजेशंस आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। एक्सटेंशन थी एक टेलवेंट सी एस एस इंटेलिजेंस, ये एक्सटेंशन कर लोगे आप तो आपको यहाँ पर सजेशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास अभी फिलहाल देखें इस तरीके से मुझे सजेशन मिल रही है और मुझे कलर्स के जो है वेरिएंट्स भी बता रहा है कि कितना लाइटर है कितना डार्कर है। जितने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और डार्क हो रहा है, जितने नंबर डिक्रीज हो रहे हैं उतना लाइट हो रहा है। तो ये सारे वेरिएंट्स हैं। तो टेलवेंट सी एस एस मेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। अब हमें लॉगिन पेज बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर लॉगिन और रजिस्टर के दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया, कंपोनेंट्स,
और यहाँ पर जाने के बाद हमने एक सबसे पहले एक लॉगिन का पेज बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ लॉगिन डॉट जेसन। अब यहाँ पर जाके मैं RFCE शॉर्टकट कमांड लिखूंगा तो ये मेरे को एक डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट क्रिएट करके दे देगा पूरा लॉगिन कंपोनेंट। यहाँ पर हमारे पास अभी डिफॉल्ट डिफ में लॉगिन रिटर्न हो रहा है। इसको हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी ऐप डॉट जेएसएस के अंदर। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला इंपोर्ट कर लो लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन लिखूंगा सजेशन आ रही होगी लॉगिन इंपोर्ट कर लो फुल स्टॉप स्लेश कंपोनेंट स्लेश लॉगिन से। मैंने इंटर किया तो मेरे पास ये स्पेसिफिक कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। अब इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ऐप वाले डिप को मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर जस्ट लॉगिन वाला कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेता हूँ। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन वाला कंपोनेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अब मेन चीज कि हमें क्या करना है, लॉगिन का फॉर्म बनाना है। तो अगर हम खुद से बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ टेलवेंट CSS लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्लोबाइट का जो है फ्लोबाइट की वेबसाइट पे जाके मेरे पास एक बिल्ट-इन मुझे जो है बना बनाया पूरा का पूरा कंपोनेंट मिल जाएगा फॉर अ लॉगिन फॉर्म। सिंपल यहाँ पर जाते हैं और चेक करते हैं कोई अच्छा सा हमारे पास थी। तो ये मेरे पास एक मुझे लॉगिन फॉर्म मिल गया जिसके अंदर मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ रहा है। इसको हम अपडेट कर देंगे आगे जाके। साइन इन टू योर अकाउंट, योर ईमेल, योर पासवर्ड, रिमेंबर मी, फॉरगेट पासवर्ड। ये है, कुछ हद तक सही लग रहा है। बाकी ये तो लोगोज है हमारे पास। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कोड को। यहाँ पर जाके सिंपल मैं क्या करता हूँ, शो कोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंटायर कोड आ गया इस स्पेसिफिक HTML का। तो मैंने इस कोड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो मैंने अभी लॉगिन का कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूँ। जो लॉगिन का जो मैंने कंपोनेंट बनाया था रिटर्न के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लॉगिन वाले कंपोनेंट एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बना लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। एरर क्यों दे रहा है? अच्छा हाँ, इमेज का बोल रहा है कि टैग बंद नहीं किया। रिएक्ट के अंदर हमें सेल्फ क्लोज टैग लाजमी करने होते हैं। तो जिसके ऊपर आपको एरर दे रहा है उनको आप सेल्फ क्लोज कर दो। इनपुट को भी मैंने यहाँ पर जाके सेल्फ क्लोज कर दिया तो एरर हमारे पास से रिमूव हो जाएंगे। जितने भी इनपुट्स हैं उनको भी सबको सेल्फ क्लोज कर दो और इमेज के टैग टैग को भी सेल्फ क्लोज। क्या करना है, एंड के अंदर बस आपको स्लैश लगा देना है जहाँ पर ये बंद हो रहा है। तो ये हमारे पास सारे एरर खत्म हो गए। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास एक जो है वो लॉगिन का फॉर्म बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ तक हो गया सबका? क्या एरर आ रहा है? सिंपल मैंने वहां से कोड कॉपी किया और रिटर्न के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ एरर्स दे रहा था इनपुट वाले टैग के ऊपर और इमेज वाले टैग के ऊपर। वो इसलिए दे रहा था कि यहाँ पर सेल्फ क्लोज नहीं हुआ था क्योंकि फ्लो बाइट के ऊपर जो कोड है वो HTML का कोड है, हम रिएक्ट के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। डेट्स वाई रिएक्ट हमें जो है वो स्ट्रिक्टली बोलता है कि भाई आप रूल फॉलो करो, आप इसको सेल्फ क्लोज करो। जो टैग सेल्फ क्लोज है आप उनको सेल्फ क्लोज करो। HTML के अंदर अगर हम किसी टैग को क्लोज नहीं करते थे, जैसे हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, इमेज हो गया, उसके अलावा हमारे पास इनपुट हो गया, उसके अलावा जो टैग्स होते हैं, तो HTML में हमें एरर थ्रो नहीं होता। लेकिन रिएक्ट हमें बोलता है फोर्सफुली कि भाई इसको सेल्फ क्लोज करो। तो मैंने उनको जस्ट सेल्फ क्लोज करना है। किसको? नहीं, कोड कॉपी पेस्ट करना है ना बस। यहाँ पर जाके मैंने फ्लो बाइट से कोड को कॉपी किया। ये देखें, ये HTML का कोड यहाँ से सिंपल कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से था ना कुछ। मैंने क्या किया, उस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके सिंपल रिटर्न के अंदर ही उसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो आपके पास कुछ एरर्स आ रहे होंगे। इमेज के ऊपर एरर आ रहा है, इनपुट के टैग के ऊपर एरर आ रहा है। ये एरर्स इसलिए आ रहे हैं कि ये आपको बोल रहा है कि भाई ये सेल्फ क्लोज नहीं हुए टैग, ये ओपन तो हुए हैं लेकिन कहीं बंद नहीं हुए। लेकिन इमेज हो गया, इनपुट हो गया तो सेल्फ क्लोज टैग होते हैं। तो मुझे क्या करना है, ब्रैकेट से पहले स्लेश लगा देना है। अब एरर खत्म हो जाएगा। ये काम मुझे सेम इनपुट पे करना है कि जहां पर मेरा टैग बंद हो रहा है यहीं पे मैं उसको सेल्फ क्लोज कर दूंगा। मैं बोलूंगा भाई ये सेल्फ क्लोज टैग है तो मैंने यहाँ पर
इन सबको सेल्फ क्लोज कर दिया। उसके अलावा लास्ट मेरे पास एक एरर आ रहा है, एक और इनपुट होगा यहाँ पर कहीं, ये रहा। तो यहाँ पर भी मैंने शो क्या कर दिया, जो जहाँ पर ये बंद हो रहा है वहां पर मैंने सिंपल एक स्लैश लगा दिया, तो जितने भी हमारे पास एरर हैं वो सारे चलेगा। जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ तो मुझे एक जो है वो इस तरीके से फॉर्म मिल जाएगा बना बना। ठीक है, बटन का गायब हो गया इसका भाई। बटन कलर अप्लाई कर देते हैं बटन के ऊपर। कहाँ गया बटन, ये रहा बटन। बटन के ऊपर इसने क्या किया हुआ है, बीजी प्राइमरी, ऐसा तो कोई वेरिएंट ही नहीं होता। इसको ब्लू कर देते हैं प्राइमरी को, यहाँ जाके मैंने कर दिया इसको ब्लू, तो मेरे पास अब बटन भी शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ब्लू कर देते हैं जहाँ जहाँ प्राइमरी यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी ब्लू कर देते हैं जी। डिस्प्ले पे आ रहा है, तो यहाँ उसमें जाके मैंने लॉगिन वाला एक नया कंपोनेंट कॉल किया ना, लॉगिन का एक नया कंपोनेंट बनाया, वो कॉल किया था यहाँ पे। तो बनाओ लॉगिन का एक कंपोनेंट बनाओ और यहाँ पर जाके इंपोर्ट कर लो। यहाँ तक किस किस का हो गया, किसी का भी नहीं हुआ। सिंपल मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, कोड तो लिखा ही नहीं है भाई। क्या कह रहे हैं, फ्लो बाइट से मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर जाके सिंपल लिखा था, गूगल पे जाके सिंपल लिखोगे टेलवेंट सीएसएस लॉग इन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट मिल रही होंगी, एक टेलवेंट सीएसएस की वेबसाइट मिल रही होगी, एक फ्लो बाइट की मिल रही होगी। मैंने फ्लो बाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुख्तलिफ वेरिएंट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे आपको पूरा लॉग इन फॉर्म। मैंने फर्स्ट वाले कॉपी पेस्ट किया था, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर गया तो मुझे लॉग इन फॉर्म के कुछ डिजाइन मिल गए। मुझे अब ये यूज करना है अपनी साइट के अंदर, तो यहाँ पर एक शो कोड का बटन शो हो रहा है। मैंने सिंपल क्या किया, शो कोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के फौरन बाद मेरे पास पूरा का पूरा कोड मिल गया। मुझे वो कोड कॉपी करके मैंने रिटर्न वाले जो है ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दिया बस। ऐप के अंदर मैंने बस इसको इंपोर्ट करा है लॉगिन वाले कंपोनेंट को, और कुछ भी नहीं किया, सीएसएस भी नहीं लिखी कुछ। इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर इसको इंपोर्ट कर लिया टेलवेंट को। रीलोड करो एक दो दफा हार्ड। अच्छा एक चीज और करते हैं, फिर मैं आता हूँ जिसका इशू है। इस क्लास को मैंने आपको बताया था कि रिप्लेस करना है क्लास नेम से, क्योंकि रिएक्ट हमें जो है वो रिकमेंड करता है कि भाई आप क्लास नेम यूज करो इंस्टेड ऑफ क्लास एट्रीब्यूट का नाम। तो सबको मेरे को एक साथ ही जो है वो चेंज करना है, तो मैं चेंज ऑल एक्रोनिम्स के ऊपर क्लिक करूंगा या कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर लूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, एक साथ साथ सिलेक्ट हो जाएंगी वैल्यूज। अब मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया क्लास नेम के साथ। तो एक साथ मैंने क्या कर दिया, एंटायर प्रोजेक्ट पे जहां जहां पर क्लास का एट्रीब्यूट यूज हो रहा था सब जगह जाके मैंने उसको क्लास नेम से रिप्लेस कर दिया। आप कंट्रोल F12 की हेल्प से भी कर सकते हो, या राइट क्लिक करके आप चेंज ऑल ओकरेंस भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जी ठीक है। लॉगिन का जो है वो एल कैपिटल करो, कंपोनेंट्स के सबके मैंने आपको बोला था ना। जी एक है, कॉल भी कर दिया, कैपिटल करो। तो यहाँ भी कैपिटल करो, सारे फाइल्स को कैपिटल बनाओ। ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है ये, सर्वर बंद करो, वीएस कोड बंद करके दोबारा खोलो। दोबारा ओपन करो वीएस कोड। एरर क्या आ रहा है पढ़ो। यहाँ से भी तो चेंज होगा ना,
कभी एल कैपिटल करो। एरर कंसोल में देखो क्या एरर आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? तुम्हारे 20 कोड में मसला हो रहा है। आज ही हो रहा है। ये यूज कर लो, यहाँ पर लिखो npm run dev login is not defined। app.jsx के अंदर जाओ। एक्सपोर्ट भी नहीं किया तुमने लॉगिन, और यहाँ इंपोर्ट भी नहीं किया। इंपोर्ट करो। हाँ, इंपोर्ट लॉगिन फ्रॉम। हर जगह जो है वो कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, सही। जी, पढ़ा रहा हूँ ना सुबह फेस भाई, ये तो पढ़ लो। जी भाई, इंपोर्ट ही करना नहीं आया हमारे पास, कितनी क्लासेस हो गई रिएक्ट की। लॉगिन कंपोनेंट बनाया है यहाँ पे, मैंने बोला था सबके जो है वो कैपिटल करना है फर्स्ट लेटर। ये लॉगिन कंपोनेंट भी नहीं बनाया तुमने पूरा। कहाँ है? इसमें कुछ लिखो तो। RSCE। अब यहाँ पर इसको इंपोर्ट करो। एल कैपिटल करो सबका, फंक्शन का भी और उसका भी, सबको कैपिटल करो। सब सब ने स्मॉल लिखा है, मैंने आपको बताया था कि फाइल के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हमेशा, फंक्शन का नाम भी। जी। इधर क्या लिखना है? क्या? इधर क्या लिखना है? नहीं, कहाँ आ रही है? ये रिक्वेस्ट की काउंट बता रहा है ये भी, जब आप इनकी जो है वो हिट करोगे, जब ऐड हो रहा होगा ये। इधर क्या लिखना ग्राफ दिखा रहा है जस्ट। क्या कह रहे हैं? है? इधर क्या लिखना है लास्ट में? वो तो पहले टेम्पलेट तो बना लेते पूरी, बॉयलर प्लेट का बनाइए, उसके बाद पेस्ट करना है ना। आर एफ वो सी तो ई वो ये लॉगिन में नहीं करना ना वो तो। लॉगिन भी तो करना है, यहाँ रिटर्न के बाद यहाँ लिखना है आपको वो एचटीएमएल, और अच्छा। कैपिटल करो सब। एल कैपिटल करो लॉगिन के, और फंक्शन का नाम भी। तुमने पहले स्मॉल लिखा था, अब कैपिटल लिखा है। एरर क्या आ रहा है दिखाओ। नहीं नहीं, बस सही है, चल रहा होगा, सर्वर चलाओ। तुमने पहले स्मॉल लिखा होगा, कंसोल में जाके चेक करो। सर्वर चलाओ, npm run dev, कंपोनेंट का सी कैपिटल है, सी कैपिटल करो। बाकी हो गया सबका इशू रिजोल्व। जी। कौन से वाले? ये एरर आपका उसकी वजह से आ रहा है। नहीं, फ्रेगमेंट का नहीं आ रहा, वो क्लोजिंग टैग की वजह से आ रहा है, वो ऊपर करो। वो एरर कहाँ से आ रहा है देखो। इमेज का कहाँ किया है बंद? ये रहा लाइन नंबर 7 पे, इसको बंद करो। लॉगिन डॉट जेएसएक्स में जाओ। एक्सटेंशन की हुई है तुमने? नहीं की हुई शायद, चेक करो। ये वाली इस पे क्लिक करो, इसको डिसेबल करके दोबारा स्टार्ट करो, इनेबल करो। लॉगिन लिखो, इसको हटाओ, बंद करो, इसको फॉर्म भी हटाओ। लॉगिन के ऊपर जाओ, सब डिलीट करके। इंपोर्ट लिखो, ये लिखो इंपोर्ट, पेस्ट लॉगिन। हाँ, थोड़ा सा जैसे एंटर करो। जी। नोट प्रोवाइड एक्सपोर्ट हैंड डिफॉल्ट, ऐप डॉट जेएसएक्स जाओ, कोड में जाओ।
पे क्या लिखना है? यहाँ पर वो इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस वेबसाइट के ऊपर था ना, टेलवेंट की वेबसाइट पे जाओ। इसको सीएसएस भी देनी है सर? हाँ नहीं दी थी क्या? नहीं दी नहीं है अभी। तुम्हारा लिख लो यार, तुम्हें स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग नहीं दिए होंगे। या एक्सपोर्टिंग का किया है तुमने तो पूरा एचटीएमएल कंपोनेंट तो बनाओ पहले, आर एस सी ई, इसके अंदर डालो उसको, रिटर्न के अंदर, यहाँ पेस्ट करो उसको एचटीएमएल को। यही है, यहाँ पर लिखो टेलवेंट सीएसएस बीट लिखो गूगल सर पे। जहाँ पे एरर आ रहा है वहाँ पे सिलेक्ट देते हैं। हाँ एंड में, यहाँ नहीं बंद नहीं करना इसको, इसके आगे स्लेश देना है जहाँ पर ये बंद हो रहा है टैग। कहाँ पे लिखना है? गूगल पे जाके लिखो टेलवेंट सीएसएस बीट, ये है ना। यहाँ से ढूंढोगे तो टाइम लग जाएगा, वापस जाओ टेलवेंट बीट लिखो यहाँ पर जाके जी। सर यहाँ पे क्या देंगे, इसका क्या बोलते हैं, टेली आप सर यहाँ पे जाके ये देंगे। हाँ ये बीट कॉन्फिग डॉट जेएस में देना है, ऐप डॉट जेएस में थोड़ी देना है। बीट कॉन्फिग जेएस की फाइल में जाओ, एंड के अंदर बनी हुई है सबसे लास्ट में। हाँ यहाँ पर जाके देना है इसको, जो हाईलाइटेड लाइन है ना वो ऐड कर दो। ये हम कब करेंगे? हाँ सीएसएस में दे दो ये। कहाँ पर दे रहे हो ये, कमिट मत करो ना, सिलेक्ट दे दो यहाँ पर जाके इसको बस। सिलेक्ट देना है। यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट देना है। क्या लगा दिया, ओवर लगा दिया क्या? अब यहाँ जाके सिलेक्ट दो, सेव करो। बाकी में जी क्या आ रहा है, पढ़ो। चल तो गया था हमारा। ये दूसरा वाला है। बोलने के ये पेड हाँ जो इसको एक मिनट में देखता हूँ यार। भाई ये गोल्ड कलर का। ये मैंने डिलीट भी किया था तब भी नहीं आ रहा एक्सपोर्ट वाला। ये सर ये बोला 2 बार है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। कहाँ है? अच्छा हाँ एक ना, ये तो एक फिर करो ना। एक भी किया तब भी आ रहा है। ठीक है, हाँ कंट्रोल सी। ये तुम्हारे स्पेलिंग का होगा, इसको छोड़ दो, ये वार्निंग है। सेव करो सब। सबको सेव करूँ? चल गया, चेक करो। ब्राउजर पे जाओ। हो गया हमारा, हमजा हो गया। क्या कह रहे हैं? बाकी हो गया सबका? सही। अच्छा जी, आप सुपरबेस करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं सबसे पहले सुपरबेस के अंदर। तो इसको हम रजिस्टर बना लेते हैं पहले तो, बल्कि पहले अकाउंट रजिस्टर करना होगा ना। तो लॉगिन की जगह रजिस्टर था, चलो नाम सेम रहने दो, बस यहाँ पर जाके इसको साइन अप कर दो फिलहाल के लिए। ईमेल और पासवर्ड से हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। साइन अप टू योर अकाउंट, पहले रजिस्टर बनाना था, हमने लॉगिन बना लिया। ठीक है, बाकी आगे जाके जो है वो आप अपने हिसाब से सीएसएस अपडेट, एचटीएमएल या सीएसएस जो आपको अपडेट करना है अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर जाके हम रजिस्टर की पे कॉल करेंगे। क्लास नेम, मैंने किसी भी जिस भी चीज को आपको चेंज करना है और वो मल्टीपल जो है वो इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को क्लिक करके राइट क्लिक करके चेंज आल एक्यूरेंस का जो है एक्यूरेंसेस का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सब सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। तो आप इन सबको जितने भी आपके पास सिमिलर जो है सेम वर्ड्स हैं उनको एक साथ चेंज कर सकते हो। मैं इसको क्लास कर सकता हूँ, क्लास नेम कर सकता हूँ, मतलब ये सब एक साथ जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, सुपरबेस का सेटअप करना है इसके लिए। तो उसने बोला सबसे पहले भाई डैशबोर्ड पे जाके आप एक नया प्रोजेक्ट बना लें। हमने प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद आफ्टर द प्रोजेक्ट रेडी नेविगेट टू सेटिंग एपीआई नोट द फॉलोइंग, प्रोजेक्ट यूआरएल एंड पब्लिक की, दिस विल यूज टू कनेक्ट योर रिएक्ट ऐप। वो भी हमारे को यहाँ पर मिल गई थी, वेयर वाज दैट, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था
फर्स्ट सुपरबेस प्रोजेक्ट कर। सिंपल इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा होगा, लाइक डेट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद डेटा एपीआई करके मेरे पास इस तरीके से एक टैब आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये एपीआई यूआरएल आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पब्लिक की भी होगी, कहाँ गई वो। एक मिनट, शो करते हैं सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है कनेक्ट रिएक्ट टू सुपरबेस के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है सुपरबेस जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके लिखूंगा मैं npm i सुपरबेस। तो यहाँ पर मेरे पास ये पैकेज आ गया सुपरबेस का। अच्छा, हमें एचडीके करना है, एक मिनट वेरीफाई कर लेते हैं। सुपरबेस जेएस, ये वाली करनी है तो ये वाली है। पैकेज का नाम है npm i सुपरबेस सुपर जेएस एचडीके। ठीक है, हमें एचडीके करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सुपरबेस जेएस एचडीके दो हमारे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पर जाके लिखूँ npm सुपरबेस एचडीके तो मेरे पास ये ऑन द टॉप ही शो करा देगा, सुपरबेस जेएस एचडीके। इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस कमांड को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन करना है। कमांड कॉपी की, कॉपी करने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रन कर लिया। ये हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जितने इंस्टॉलेशन हो रही है उसके बाद सेकंड हमें क्या करा है, नोशन के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं एयरपोर्ट शेयर पे भी रख देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट ये वाली कमांड जो है वो रन की है, विच इज npm i सुपरबेस स्लैश किसका। उसके बाद अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी छोड़ दो सब। सिंपल आपको क्या करना है, इस कमांड को रन करना है। ये कमांड भी मैं रख रहा हूँ एयरपोर्ट शेयर पे, जिसके पास शो हो रही है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना ना आज क्या। ठीक है, ये कमांड मैंने रन कर ली। उसके बाद बाकी सारे टैब में बंद कर देता हूँ। सही है। उसके बाद हो गया सबके पास ये। उसके बाद उसने बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्लाइंट करके एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम अ सुपरबेस, और यहाँ पर आपको अपने यूआरएल पेस्ट करना है, सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस NANON की। अब ये दोनों हमें डैशबोर्ड से मिल जाएंगी। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पर जाके पहले कीज देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारे को एक एपीआई यूआरएल चाहिए। सबसे पहले तो मैंने इसको कॉपी किया और सबसे पहले इसको एक जगह पे जो है मैं रख लेता हूँ। यहाँ नोटपैड के ऊपर गए, जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे disconnect हो गया है। After the project ready, navigate to setting API.
कहाँ पर? ये रही। कहाँ पर कह रहे हो? इस वाले में ही। ये एड ऑन्स है, ये दूसरा है। आई थिंक यही वाली है। मे बी इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे मिली कहाँ से? यहाँ पर सेटिंग के अंदर आपके पास एक एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिशेबल की। ठीक है, तो ये वाली कॉपी की। ये कॉपी करने के बाद ये भी अपने पास रख ली। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमारे को यूआरएल चाहिए जो उसने हमारे लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया है, दूसरी हमें की चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें हमें मिल गई। ये आपको मिलेगी, होम से आप जाओगे सिंपल सेटिंग वाले टैब के अंदर। यहाँ पर आपके पास सेटिंग का आइकन आ रहा होगा, प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको सिलेक्ट करना है एपीआई कीज। एपीआई कीज के ऊपर जैसे ही जाओगे आप, तो आपकी जो एक डिफॉल्ट इस प्रोजेक्ट के लिए एपीआई क्रिएट हुई होगी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी डिफॉल्ट। इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना। यूआरएल के लिए आपको सिंपल होम पेज पे ही आपको यूआरएल मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ से कॉपी कर लो भले। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी दिखा रहा है वो ना, ये थी यहाँ की पब्लिशेबल की और प्रोजेक्ट की। यहाँ से भी मिल जाएगी, यहाँ होवर करोगे दोनों चीज़ यहाँ भी मिल रही है, प्रोजेक्ट यूआरएल और पब्लिशेबल की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए थी। उसके बाद हमें जो है वो सेटअप करना है, इसका इंस्टॉलेशन हो गई है। अब कनेक्ट करते हैं सुपरबेस को। npm run dev, मैंने सर्वर दोबारा स्टार्ट किया और यहाँ पर जाके हम कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अच्छा जी, अब फर्स्ट हमें सबसे पहले किस तरीके से कनेक्ट करना है सुपरबेस को। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यही डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसने बोला है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना है क्लाइंट। अब यहाँ पर नीचे ही आपको सारी गाइडेंस मिल रही है। आपने इंस्टॉलेशन कर ली, इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये दोनों जो है लाइंस ऑफ कोड मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आफ्टर द इंपोर्ट रिएक्ट मैंने पेस्ट कर दिया। सिंपल, दो काम करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जाके आपको रिप्लेस कर देना है जो हमारे पास हमारा यूआरएल था उसको, और जो एनओएन की थी जो हमें अपने प्रोजेक्ट की मिली थी उस वाले को। तो यहाँ से जाके मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट यूआरएल कॉपी किया और यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, XYZ कंपनी से इसको रिप्लेस कर दिया। और दूसरा मेरे पास क्या था, एन ओ एन की। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया। जी, जो हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसने दिए थे दोनों चीज। मैं रिपीट कर देता हूँ। वंस प्रोजेक्ट क्रिएट, आपको सिंपल क्या करना है, इसने बोला कि भाई जैसे ही आप प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल कर लो, उसके बाद इंपोर्ट करनी है आपको लाइब्रेरी, एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद डेटाबेस। सबसे पहले तो हमें कनेक्शन बनाना है डेटाबेस से। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इस वाली लाइन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो अभी मैंने लॉगिन का कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर उसको एज इट इज ऐसे कैसे उठा के यहाँ से पेस्ट कर दिया ऑन द टॉप। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वो प्रोजेक्ट यूआरएल आएगा जो हमारी प्रोजेक्ट से हमने भी निकाला था, और यहाँ पर ए वन की मिलेगी। जिसको अभी तक नहीं मिली है, आपको सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर जैसे आप होवर करोगे इस लिंक के ऊपर, जो लिंक आपको मिल रहा होगा इस तरीके से प्लग का आइकन आ रहा होगा, यहाँ पर आप होवर करोगे तो आपको आपका प्रोजेक्ट यूआरएल मिल रहा होगा और उसके नीचे पब्लिशेबल की मिल रही होगी। ये दोनों चीजें चाहिए हमें। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट यूआरएल मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया इसको इसकी जगह पे, XYZ कंपनी डॉट सुपरबेस डॉट कॉम। ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या है, पब्लिशेबल की भी चीज़ा एपीआई की। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इधर पब्लिक एन ओ एन की जगह पर इसको रिप्लेस कर दिया। कहाँ से? हाँ सही। ठीक है, अब फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन की हमारी ऑथेंटिकेशन हो गई है। मैं यहाँ पर जाके कंसोल लगा के चेक कर लेता हूँ कि सब चीज़ें सही चल रही है नहीं। यहाँ मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और सुपरबेस कि हमें रिटर्न क्या कर रहा है। इफ आई गो टू ब्राउजर, अगर कोई एरर होगा तो वो भी शो हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली हो गई होगी सब चीज़ें तो हमारे पास वो भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मेरे पास क्लाइंट कनेक्ट हो गया है। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑथ यूआरएल, पेज फंक्शन यूआरएल। इट्स मीन कि भाई मेरे पास सक्सेसफुली क्लाइंट से मैं कनेक्ट हो गया हूँ अपने सुपरबेस के। क्या एरर आ रहा है, पढ़ो।
ये आता है, इसको छोड़ दो, वार्निंग है। इंटरनेट का होता है, रिलोड करो उसको। कंसोल में मैंने बस वो जो है जिस नाम से वेरिएबल था उसको कंसोल कर लिया यहाँ पर। किसके पास? तो कॉपी कहाँ से किया आपने? नहीं, यहाँ से नहीं करना यार, ये इसने एग्जाम्पल चेंज है। यहाँ से कर लो कॉपी। इसने सेपरेट फाइल बनाई है, फिर उसको यूज कर रहा है ये। इसको छोड़ दो, यहाँ से कॉपी कर लो डायरेक्ट npm से। कंसोल डॉट लॉग कर लो सुपर बेस, जो वेरिएबल का नाम था। यहाँ तक हो गया सबका? पक्की बात है? आगे चलें अब। अब ऑथेंटिकेशन करनी है हमें। कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। HTML ये नहीं आ रहा आपके पास? मेरे पास भी आ रहा है वो तो। उसको छोड़ो। आ गया? आ गया ना? ठीक है। इट्स मीन के सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है। अब हम आगे का फ्लो करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन का टैब होगा। यहाँ पर, यहाँ साइड में आप देखोगे तो ऑथेंटिकेशन का टैब है आपके डैशबोर्ड के अंदर। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम मैनुअली रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑथेंटिकेशन ऐप लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होंगी। आइडेंटिफाई, साइन इन प्रोवाइडर्स। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इनेबल हुआ हुआ ईमेल तो जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। अब इसके अंदर देखो कितने सारे एप्पल है, जियो, डिस्कॉर्ड, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल, गिटलैब, नोशन, ट्विटर, स्लैक। एज कम्पेयर टू फायरबेस हमारे पास काफी सारे प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं जिससे हम लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं अपनी ऐप में। अभी तो फिलहाल हमें सिंपल साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड करना होगा, रजिस्टर सॉरी। अब सेकंड हमारे पास क्या है, अगर इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। अपने नोशन के नोट्स पे चलते हैं। हम यहाँ पर जाके ऑथेंटिकेशन के लिए मेथड क्या है हमारे पास, सुपरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन अप। अब ये क्या है कि हमारे पास फंक्शन है जो हमें मिल रहा है सुपरबेस से। ये दो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, ईमेल एंड पासवर्ड। और उसके बाद सुपरबेस के अंदर ये है कि आपको वैलिड ईमेल देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जाके आपसे कंफर्मेशन भी मांगेगा वो। ईमेल वेरीफाइड भी होनी चाहिए। उसको हम आगे जाके सेटिंग से डिसेबल भी कर सकते हैं, वो आगे जाके करेंगे। अभी मुझे क्या करना है, रजिस्टर करना है। जो भी यूजर ईमेल और पासवर्ड दे वो मेरे सुपरबेस के डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर शो होनी चाहिए, और मेरा जो यूजर है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है विच इज डॉट ऑथ डॉट साइन अप, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके अंदर ईमेल और पासवर्ड हमें देना होगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें दोनों चीजें गेट करनी होगी यूजर से। ठीक है, तो यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, इनपुट के ऊपर मैं ऑन चेंज का मेथड लगा लेता हूँ। यहाँ गया मैं, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने बोला import यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अब दो स्टेट बना लेते हैं, एक ईमेल के लिए और एक फोन के लिए। मैंने लिखा कौन, एक बना लेते हैं ईमेल के लिए, ईमेल सेट ईमेल और यूज स्टेट। और दूसरा मेरे पास होगा पासवर्ड के लिए। दो मैंने स्टेट बना ली फॉर सेविंग ईमेल एंड पासवर्ड। ये मेरा हो गया सेट पासवर्ड। ठीक है जी, इसके बाद यूज स्टेट कॉल कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो मैंने दो स्टेट बना ली। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे ही मेरे पास इनपुट में चेंजेस हो, आपको क्या करना है, विद इन सेम टाइम पासवर्ड के अंदर पासवर्ड सेव करा देना और ईमेल वाली फील्ड के अंदर ईमेल सेट करा देना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, एक या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना फिलहाल। अब सबसे पहले मुझे ईमेल सेव कराना है जो यूजर दे रहा है। तो यहाँ पर गया मैं इनपुट वाले के अंदर, जहाँ पर अब ये इनपुट कौन सा, ईमेल वाला इनपुट कौन सा है, ये वाला।
जिसमें टाइप ईमेल लिखा हुआ है, नेम ईमेल, और उससे ऊपर योर ईमेल लिखा हुआ है। तो इस फील्ड के अंदर यूजर अपना ईमेल देगा। तो यहाँ जाने के बाद मैंने एक इवेंट क्रिएट किया विच इज ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज। ऑन चेंज के बाद ऑन चेंज हमारा कब ट्रिगर होता है, जब भी कुछ भी चेंजेस होंगी इनपुट के अंदर। तो मैं बोल रहा हूँ विद इन रियल टाइम तुम क्या करो, स्टेट भी अपडेट करते रहो। तो यहाँ पर जाके मैंने बोला कि भाई जैसे ही यूजर कुछ भी चेंजेस करे तुम्हें क्या करना है, यूजर से डेटा उठाना है, वो इवेंट के अंदर उठाएगा विच इज ई। उसके बाद यहाँ पर ही मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन एनिमेस फंक्शन कॉल कर लिया, और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि भाई जो भी तुम्हें ई के अंदर मिले वो तुम सेट करा दो सेट ईमेल के अंदर, वही स्पेसिफिक जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। अब इसके अंदर में क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें जो यूजर ने इनपुट सेलेक्ट करते हुए वैल्यू दी होगी वो मैंने बोला कि आप ईमेल वाली स्टेट के अंदर सेव करा लो। अब इसके लिए मैं सेपरेट फंक्शन बना के वो फंक्शन भी कॉल कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर ही डायरेक्ट ऑन चेंज का मेथड कॉल करके यहाँ पर ही मैंने जो है वो लॉजिक लिख दिया अपना। आप यहाँ पर भी जो है वो ऑन चेंज किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के अंदर, इनलाइन इवेंट के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। आपको क्या करना है, बस सिंपल यहाँ पर जाके कर्ली ब्रैकेट के बाद आपको एक एरो फंक्शन क्रिएट करना है एनोमिनियस, और यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो ऑन चेंज के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। मतलब ऑन जैसी कुछ भी चेंजेस होंगी वो स्पेसिफिक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बोला कि भाई जैसे ही कुछ भी चेंजेस हो तुम्हें क्या करना है, यूजर ने जो इनपुट में वैल्यू दी है उसको उठाना है इन ई, और उसके बाद सेट करा देना है ईमेल वाली स्टेट के अंदर। तुम्हें जो एग्जैक्ट वैल्यू वो कहाँ मिलेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ से तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो यूजर ने ईमेल के अंदर लिखी है। वेरिएबल कोई सा भी नाम रख दो वेरिएबल का, इट्स अप टू यू। ईमेल सेट ईमेल, ठीक है। ये सेम काम मैं पासवर्ड के लिए भी कर लेता हूँ। अब पासवर्ड मेरा सेव हो रहा है इस वाले इनपुट में, तो यहाँ पर जाके मैंने किया ऑन चेंज। ऑन चेंज के बाद यहाँ पर जाके मैंने बोला वही एरो फंक्शन कॉल किया। उसके बाद ई के अंदर हमें उस यूजर की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर जाके मैंने करा सेट पासवर्ड, और वहां पर जाके इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो मुझे जो है वो वैल्यू मिली होगी वो मैंने यहाँ पर सेव करा दी। किसको, हाँ यूज स्टेट को इम्पोर्ट भी करोगे ना। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ जिसका काम क्या होगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन का नाम रख देते हैं मैं रजिस्टर। जिस पे क्लिक करने पर यूजर रजिस्टर होगा और सुपर पेज के अंदर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया रजिस्टर के नाम से, और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि भाई जैसे यूजर रजिस्टर पे क्लिक करे तुम मुझे बताओ कि स्टेट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। कंसोल डॉट लॉग कर दो ईमेल और पासवर्ड। भाई मैं इसकी वीडियो शेयर करूंगा। अच्छा जी, हाँ सही है। पासवर्ड अनडिफाइंड के बता रहा है। अच्छा हाँ, सही। ठीक है, अब रजिस्टर। अब ये मैं बोल लूंगा कि जैसे ही यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा सबमिट वाले, तुम्हें क्या करना है, ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। तो मैंने बोला ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर दो रजिस्टर फंक्शन। तो ये इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं था तो डायरेक्ट मैंने रजिस्टर लिख दिया, बिग ब्रैकेट नहीं दिए। अगर आपके पास कोई आर्गुमेंट होंगे तो फिर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से हम एरो फंक्शन लिखते हैं। फिर आपको इसको प्रॉपर एरो फंक्शन की तरह लिखना होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं कि जैसे यूजर कुछ भी इनपुट डेटा कर रहा है और वो स्पेसिफिक डेटा कंसोल में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ अयान खान 2@gmail.com, उसके बाद एसके। ठीक है, तो ये लोड क्यों हो गया, आई थिंक इसने फॉर्म एक्शन बनाए होंगे। ये रहा। एक्शन के अंदर तो वैसे भी क्या कह रहे हैं, हाँ सेम, बस स्टेट चेंज कर देंगे, सेट पासवर्ड कर देना। क्यों हो रहा है ऐसा, फिलहाल के लिए इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, बट या फिलहाल के लिए इसको फॉर्म को रिप्लेस कर दो डिफ के साथ। फॉर्म वाले टैग को मैंने रिप्लेस कर दिया डिफ के साथ।
क्योंकि हमें एक्सपोज तो वैसे भी नहीं करना ऊपर भी डेटा ना। तो यहाँ पर जाके मैं कुछ भी डेटा लिखता हूँ तो मेरा कंसोल में शो होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कंसोल के अंदर ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। मैंने फॉर्म के टैग को रिप्लेस कर दिया डिव के टैग के साथ। यहाँ तक हो गया सबका? कौन सा वाला? देखो मैंने दो स्टेट बनाई, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। और यहाँ पर जाके मैंने बोला कि जैसे ही यूजर ईमेल वाली पास इनपुट के ऊपर चेंजेस करे तो तुम क्या करो, सेट ईमेल कर दो। मतलब जो वैल्यू तुम्हें यहाँ मिलेगी वो ईमेल वाली स्टेट के अंदर सेव करा दो ई डॉट टारगेट वैल्यू में। पासवर्ड के लिए मैंने सेम वही स्पेसिफिक इवेंट लगाया ऑन चेंज, बस मैंने क्या कर दिया, सेट ईमेल की जगह सेट पासवर्ड। मतलब आप पासवर्ड में जो वैल्यू मिलेगी वो आप सेट पासवर्ड वाली स्टेट में सेव कर दो। उसके बाद एक रजिस्टर का फंक्शन बनाया जिसका काम सिर्फ क्या है कि कंसोल के अंदर प्रिंट करना है ईमेल और पासवर्ड को, बस इसका ये काम। और ये स्पेसिफिक रजिस्टर का फंक्शन मैंने इस बटन के ऊपर कॉल कर लिया, जो साइन अप वाला बटन था। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अंदर ही लिखना है ना, बाहर कहाँ लिखा है? हाँ, रिटर्न के बाहर लिखना है। सुपर बेस वाला बिल्कुल ही बाहर लिखना है। ये वाला रिटर्न के बाहर लिखना है। जावास्क्रिप्ट तुम सारी रिटर्न के बाहर लिखते हैं, रिटर्न के अंदर हम एचटीएमएल लिखते हैं। यहाँ तक हो गया? अब आगे चलते हैं। अब सिंपल हमें क्या है, ईमेल और पासवर्ड मिल गया है। अब सुपर बेस बोल रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, सिंपल एक मेथड कॉल करना है विच इज सुपर बेस डॉट ऑथ डॉट साइन अप, और इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना ईमेल और पासवर्ड दे देना है। सिंपल इस लाइन को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा ये ठीक है, ये प्रॉमिस भी नहीं ले रहा तो असिंग अवेट की भी जरूरत नहीं है, सही है। तो बस सिंपल इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया और यहाँ पर जाके एक खुद ही में जो है वो एक वेरिएबल में इसको सेव करा देता हूँ यूजर करके, और कंसोल कर लेते हैं इसको, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि सक्सेसफुली यूजर क्रिएट हो गया है या नहीं। सही है। बस सिंगल लाइन ऑफ कोड था। आपको क्या करना था, सुपरबेस आपने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर कनेक्शन बना लिया, सुपरबेस डॉट ऑथ साइन अप, जो ईमेल और पासवर्ड आपने स्टेट में सेव कराया था वो यहाँ पर हमने पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल जैसे ही मैं यहाँ पर जाके एक नया अकाउंट बनाता हूँ, रिमेंबर आपको रियल ईमेल से अकाउंट बनाना है क्योंकि वेरिफिकेशन मांगेगा। तो मैंने अपनी रियल ईमेल लगाई, पासवर्ड में कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पर SK@112233। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, प्रॉमिस है ये तो फिर अवेट नहीं बता रहा यार। अच्छा जी, असिंग अवेट लगेगा क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ अवेट, तो जैसे ही मैं अवेट लिखूंगा तो इस फंक्शन को असिंग भी बनाना पड़ेगा। क्विक फिक्स करूंगा तो इसको खुद ही असिंग बना देगा। तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉमिस आ रहा था। चेक करते हैं, इसमें ऑलरेडी क्रिएट कर दिया होगा अकाउंट। ठीक है, तो मेरा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, ऑथेंटिकेटेड। ईमेल के ऊपर से मुझे एक लिंक भेजा होगा फॉर अ वेरिफिकेशन। सबसे पहले मैं अपने सुपरबेस में देखता हूँ क्या ये यूजर मेरे पास आया या नहीं आया। ऑथेंटिकेशन के ऊपर गया, ये रहा, ये मेरे पास यहाँ पर यूजर डिस्प्ले हो गया। ईमेल था ayankantu@gmail.com। इट्स मीन के यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। ठीक है, अब इसका एक कंफर्मेशन जो है वो ईमेल आया होगा। अब देखो इसके अंदर कंफर्म एड जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि यूजर ने अभी तक सक्सेस अपना जो है वो ईमेल कंफर्म भी नहीं किया है कि उसका ईमेल वैलिड है या नहीं। अब मेरे पास एक जो है वो लिंक आई होगी, सॉरी एक ईमेल आया होगा पूरा कंफर्मेशन। मैं चेक कर लेता हूँ अपने ईमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट पे। ये रहा, सुपर बेस और कंफर्म योर साइन अप। देखिए, जो भी आपकी रिलेटेड ईमेल होगी, वैलिड ईमेल दोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुपरबेस खुद ही कंफर्मेशन ईमेल दे रहा है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी हमें नीड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉलो दिस लिंक टू कंफर्म योर यूजर। यहाँ पर जाके मैं कंफर्म जैसे ही करूंगा तो सक्सेसफुली मेरा यूजर वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया मेरे स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर, लोकल यूआरएल के ऊपर। कुछ नहीं हुआ, मैं आता हूँ एक मिनट। अब यहाँ पर जाके मेरा जो यूजर है वो सक्सेसफुली कंफर्म हो गया होगा।
वेरीफाइड हो गया होगा, ये रहा कंफर्म एट 20, मतलब 20-40 के ऊपर मैंने इसको कंफर्म किया, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली मेरे पास यूजर जो है वो वेरीफाइड भी हो गया। बटन कौन सा नहीं आ रहा? ये बटन का कलर नहीं आ रहा होगा, कलर लगाओ ब्लू, चेक करो बटन कहाँ पर है ये।